हमारे देश में एक ऐसी प्रजाति है जो खुद तो हेलीकॉप्टर्स पर घूमती है, लेकिन आम लोगों को, आम नागरिकों को मारुति 800 की फायदे गिनवा रही है। अगर आप उस प्रजाति के बारे में नहीं जानते तो आपको अपनी जनरल नॉलेज थोड़ी बढ़ानी चाहिए। और जो लोग इस प्रजाति के बारे में जानते हैं वो एक जिम्मेदार और मैच्योर नागरिक हैं। हमारे देश में यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो चुका है, उसको कैबिनेट से मंजूरी मिल चुका है और ये ईयर 2025 से इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे। लेकिन यूपीएस से पहले था एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम और उससे पहले था ओल्ड पेंशन स्कीम। हमको अगर इन दोनों को, जो एनपीएस और यूपीएस है, इनको समझने से पहले थोड़ा ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि पहले ये क्या था। ओल्ड पेंशन स्कीम एक लाइफ लॉन्ग एक स्कीम था जिसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम दिया जाता था एज ए पेंशन के तौर पर। ये कैलकुलेट होता था एक फॉर्मूले से, जिसपे होता क्या था कि जो एम्प्लॉय था वो जो अपना आखिरी सैलरी लेता था उसका 50% जो होता था उसको एज ए पेंशन दिया जाता था, प्लस उसमें डियरनेस अलाउंस भी ऐड किया जाता था। और यही था हमारा जो ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम। इस ओपीएस में एक प्रोविजन था जीपीएफ का, जनरल प्रोविडेंट फंड। अब ये जनरल प्रोविडेंट होता क्या था? तो जनरल प्रोविडेंट होता था ये कि जब जो एम्प्लॉय था वो एक सर्टेन अमाउंट कंट्रीब्यूट करता था और वो अपने सर्विस के दौरान, और जब वो ये अपने रिटायरमेंट के टाइम पे आता था तो वो जो उसने सर्टेन अमाउंट्स लगातार जमा किए होते थे वो उसको रिटायरमेंट के साथ एज इंटरेस्ट के साथ उसको वापस मिलता था। यही था जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड। लेकिन इस ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ एक प्रॉब्लम था। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो सारा खर्चा होता था, यानी कि जब कोई इम्प्लॉय अपना रिटायरमेंट होता था और जब तक उसका लाइफ होता था तब तक ये तो पेंशन देना पड़ता था, तो इसके जो सारे खर्चे होते थे ये सरकार को उठाने पड़ते थे। मतलब शुरू से अंत तक का जो पेंशन होता था वो सरकार देती थी और यही सरकार के लिए एक चिंता का विषय था। और इसीलिए इस ओल्ड पेंशन स्कीम को 2004 में बंद कर दिया गया। जो पेंशन का अमाउंट था वो एवरी ईयर बढ़ता जाता था, इंडेक्शन और डियरेंस अलाउंस ऐड करते करते, क्योंकि भाई हर साल जो महंगाई है वो बढ़ रही है और उसके हिसाब से जो महंगाई भत्ता भी बढ़ती थी और ये सारी चीजें एवरी ईयर ऐड होती जाती थी इसमें। तो इस पर बताती है क्या है सरकार, क्योंकि ये लंबे समय तक दिया जाता है तो सरकार बताती है कि जो हम ये पेंशन दे रहे हैं और ये लंबे समय तक दिया जा रहा है तो इससे एक जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इससे क्या होता है कि सरकार पर इम्पैक्ट पड़ता है और सरकार पर एज ए ये बर्डन की तरह हो गया है। और इसी को काउंटर करने के लिए 1998 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है और इस कमेटी को एक रिपोर्ट तैयार करने को बोला जाता है एक ओसिस प्रोजेक्ट पर। अब ये ओसिस प्रोजेक्ट होता क्या है? तो ओसिस प्रोजेक्ट होता है ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी। इस पर ये जो सर्वे होता है इस कमेटी द्वारा, इस सर्वे का जो रिपोर्ट होता है ये जनवरी 2000 में सरकार को सबमिट किया जाता है। ये जो ओसिस प्रोजेक्ट होता है ये एक प्रकार से बोले तो ब्लूप्रिंट होता है न्यू पेंशन स्कीम का। और इसमें रिकमेंड किया जाता है सरकार को कि क्यों ना हम जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं उनके एक यूनिक रिटायरमेंट अकाउंट क्रिएट करवाया जाए और एवरी ईयर एटलीस्ट 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कराया जाए उनसे। और जब वो रिटायरमेंट हो जाएंगे और उनको अगर कंटिन्यूअस अपना पेंशन लेना है तो उनको एटलीस्ट जो 2 लाख रुपए का एनुइटी परचेस करना पड़ेगा फर्दर अपना पेंशन लेने के लिए। अब ये जो एनुइटी होता है, जो एनुइटी प्रोवाइडर, वो उन 2 लाख रुपए को ले जाकर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और जो एम्प्लॉयर है उसको फिक्स्ड अमाउंट, जो उस टाइम पर जब ये रिपोर्ट तैयार हुई थी तो जो फिक्स्ड अमाउंट मंथली थी वो 1500 रुपए देने की बात करी गई थी जो एम्प्लॉयर थे जो रिटायरमेंट करते। इंटायर लाइफ रिटायर्ड इंडिविजुअल गेट्स ओनली 1500 रुपीज। भाई सरकार 1500 रुपए दे रही है, वो इतने ज्यादा पैसों को वो जो रिटायर्ड पर्सन है वो कहाँ रखेगा भाई? सरकार ये भी रुपए ले लेती।
आज के समय में इमेजिन करो उस 1500 रुपए का क्या हालत होता। ये उस समय के कंटेक्स्ट में तो हाँ, 1500 रुपए उस टाइम पर एक लेवल था, लेकिन अभी के समय में इन 1500 रुपए का कोई मायने नहीं है। और इस पॉइंट को अब भी याद रखना, क्योंकि यूपीएस में भी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी एक इसी तरीके का जुमला पकड़ाया जा रहा है आम लोगों को। दिस इज हाउ ओसिस रिपोर्ट्स बिकम द बेसिस फॉर द न्यू पेंशन स्कीम। और सेंट्रल गवर्नमेंट जनवरी 2004 में इसको इफेक्ट में भी ला देती है, यानी कि इम्प्लीमेंट भी कर देती है 2004 से। इस एनपीएस में होता क्या है, तो जो एम्प्लॉयर है वो 10% कंट्रीब्यूट करेगा और जो गवर्नमेंट है वो 14% कंट्रीब्यूट करेगी उस एम्प्लॉयर के पेंशन के लिए। 2019 में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनके सामने एक ऑप्शन देती है कि यू शुड आइदर चूज इन्वेस्टमेंट पैटर्न और पेंशन फंड, यानी कि उनको या तो इन्वेस्टमेंट पैटर्न को सिलेक्ट करना होगा कि मतलब उस तहत वो पेंशन अपना लेना चाहते हैं, या पेंशन फंड के तहत, इन दोनों में से कोई एक ही। और जब वो रिटायर करेंगे तो जो वो उनका रिटायरमेंट का जो टोटल पैसा होगा उसमें से 60% जो रुपीज होगी वो अपना उस टाइम पर एक साथ विथड्रॉ करेंगे एम्प्लॉय, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो 40% होगा जिसका वो एन्युइटीज खरीदेंगे वो बैंक में ही रहेगा और उस पर टैक्स लगेंगे। इस न्यू पेंशन स्कीम का पूरे देश में बहुत ही लार्ज स्केल पर विरोध होता है। आप इसका विरोध का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं इलेक्शन टाइम में, वो अपने मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने की बातें करती हैं, और इस अपने वादे पर मैनिफेस्टो में केवल ओल्ड पेंशन स्कीम ऐड कर देने से वो पूरा के पूरा इलेक्शन बहुत ही भारी बहुमत के साथ जीत भी जाती हैं। लोगों का प्रॉब्लम न्यू पेंशन स्कीम के साथ इसलिए होता है क्योंकि अनलाइक ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम में जो इम्प्लॉयर होता है, जो रिटायर्ड होता है, उसको अपना 10% बेसिक सैलरी का प्लस में डियरनेस अलाउंस डिपॉजिट करना होता है। प्लस में उसको जो जनरल प्रोविडेंट फंड का जो सुविधा होता है वो भी नहीं मिलता। प्लस में जो उसका एक फिक्स्ड पेंशन होता है वो फिक्स्ड अब नहीं रह जाता, अब अनसर्टेन हो जाता है। इसका मेन रीजन जो न्यू पेंशन स्कीम का लोगों का विरोध करने का है वो है इसका मार्केट लिंक्ड एंड रिटर्न बेस्ड पेंशन। अब देखो, जिस तरीके से मार्केट अप्स एंड डाउन्स तो मार्केट में लगे रहेंगे, तो इस तरीके से अगर सिंपली बोले तो जो अब पेंशन है वो अनसर्टेन हो गया, अब फिक्स नहीं रह जाता इसमें न्यू पेंशन स्कीम में। और यही मेन रीजन होता है इसका विरोध प्रदर्शन और इसका विरोध होने का। सरकार इन सारी चीजों को एड्रेस करती है और लाती है एक एमैलगम स्कीम। एमैलगम इज नथिंग बट एन एलॉय मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। तो अब सरकार अपना 200% दिमाग यूज करती है और एक एमैलगम स्कीम लाती है, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का एक कंबाइंड मिक्सचर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या होता है, सरकार, क्योंकि लोगों का डिमांड होता है कि हमारा फिक्स्ड पेंशन नहीं है, तो सरकार बोलती है अच्छा तुमको फिक्स्ड पेंशन चाहिए, लो हमने तुमको दिया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक फिक्स्ड पेंशन का प्रोविजन इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन जो पेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अब इसको चेंज कर देती है। अब इसमें ये अपना नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करती है, और वो क्या होता है कि जो व्यक्ति अगर कोई रिटायर्ड होता है तो रिटायर्ड होने से पहले जो उसने प्रीवियस 12 मंथ्स में अपने जो सैलरी ली है उस बेसिक सैलरी का एक एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा, और उस एवरेज कैलकुलेटेड जो सैलरी है उसका 50% अमाउंट इम्प्लॉय को एज ए पेंशन के तरह दिया जाएगा। लेकिन इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, 25 ईयर्स ऑफ सर्विस को मैंडेटरी कर देती है, यानी कि उस पेंशन को लेने के लिए आपको 25 साल सर्विस देनी ही होंगी। इस स्कीम का दूसरा फीचर्स होता है एश्योर्ड फैमिली पेंशन, यानी कि जो व्यक्ति रिटायर्ड हुआ होता है अगर उसका मृत्यु हो जाता है, उसका देहांत हो जाता है, तो जो उसकी फैमिली है उसको जो उसको पेंशन मिल रहा था
उसका 60% अब उसको एज ए पेंशन की तरफ उसकी फैमिली को दिया जाएगा। थर्ड, एश्योर्ड ग्रांटी मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज। अगर कोई बंदा, कोई इम्प्लॉय एटलीस्ट मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस अगर उसने दी है तो उसको 10,000 रुपये एकदम गारंटी के तौर पर उसको पेंशन मिलेंगे ही मिलेंगे, भले ही उसके जो सैलरी हो वो कितने भी कम या ज़्यादा हो। अब ये तुमको कुछ आइडिया नहीं आया कि 2004 में भी एक ऐसा ही खेला खेला गया था 1,500 रुपये वाला और अभी 10,000 रुपये वाला। अब तुम समझो कि 10 साल बाद अगर अभी से कोई बंदा 10 साल की सर्विस करता है और 10 साल के बाद अपनी जॉब छोड़ देता है तो उसको 10,000 रुपये मिलेंगे। वो समझो कि जो 10 साल बाद इस 10,000 की वैल्यू क्या रह जाएगी। ये वही हाल होगा जो 2004 में उस 1,500 की वैल्यू आज के समय में है, वही कंडीशन उस इस 10,000 की भी होगी। अगर इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में मैं एक लाइन में कुछ बोलूं तो इट इज नथिंग बट ओल्ड वाइन बीइंग सर्व्ड इन न्यू बोतल। अगर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी है तो जो हमारे एमपी एमएलए हैं ये भी अपना लें, लेकिन नहीं, ये इलाइट क्लास हैं, ये लेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, और जो भारत के मैंगो मैन हैं उसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम धरा दो, वो इसी में खुश हो जाएंगे। उनको फिक्स्ड पेंशन चाहिए थी, फिक्स्ड पेंशन दे दिए, हो गया।